बेटा रंजीत, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। तो आज लगभग आप कह सकते हैं फॉर्मली आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर की तैयारी शुरू होती है, क्योंकि आज से आप लगा सकते हैं आपके पास लगभग 2.5 डेज है जहां आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अपनी तैयारी करनी है। गुड आफ्टरनून बेटा अंकुश, गुड आफ्टरनून बेटा कपिल, गुड आफ्टरनून बेटा देवक, आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा कुणाल। चलिए, तो सबसे पहले मुझे मालूम है आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। सर, इन मैराथन के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या आप सिर्फ क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस कराएंगे या आप हमारे को थोड़ी सी कंसेप्ट रिवीजन भी देंगे। तो नेचुरली बहुत से सवाल आपके मन में चल रहे हैं। सर, आज के मैराथन के पार्ट 1 में आप क्या कराने वाले हैं, वही सब चीजों के आपको आंसर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रंजीत सर, टाइमिंग क्या होगा? बेटा सारी डिटेल्स आपको देता हूं। जिससे पहले हम आज शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ इनपुट्स इसके बारे में दे देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सीए फाइनल के ग्रुप 1 के सभी सब्जेक्ट्स के मैराथन है, जिसके अंदर आज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैराथन शुरू हो रहा है और इनके टाइमिंग्स की आपको पूरी डिटेल्स यहां पर अवेलेबल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर टोटल हमारी 3 पार्ट्स के अंदर मैराथन चलेगा। गुड आफ्टरनून बेटा शुभम। और जिसके अंदर आज आपका पहला पार्ट है जिसमें हम 2 PM to 4 PM क्लास लेंगे। और यहां पर मैं आपको बेटा फिलहाल ये बता दूं कि आज की जो आपकी क्लास है, कुछ बच्चे हो सकता है यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आज की जो पहली 1 आवर की आपकी क्लास होगी ये आपके यूट्यूब पर भी चलेगी और अनअकैडमी के ऐप पर भी चलेगी। लेकिन उसके बाद जो बच्चे यूट्यूब पे हैं उनको शिफ्ट करके आप लोग बेटा अनअकैडमी की ऐप पर आ जाइएगा। उसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो इसके अंदर 1 आवर की इनिशियल क्लास आपकी यूट्यूब पे होगी, उसके बाद हम ऐप पे आएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो हमारी मैराथन है इसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। विनीत कह रहे हैं गुरुजी प्लीज माइंड मैप जरूर बनवा देना। बेटा अभी आपको सारी इनपुट्स देता हूं। गुड आफ्टरनून बेटा राहुल। तो 3 पार्ट्स में हमारा मैराथन चलेगा, जिसके अंदर आज क्लास 2 PM to 4 PM होगी और बेटा सैटरडे और संडे को मॉर्निंग में 9 AM to 11। गुड आफ्टरनून बेटा मंजुला, गुड आफ्टरनून बेटा साहिल। तो 3 पार्ट्स के अंदर हम करेंगे क्या क्या कवर। लो भाई, आपको पहले ये भी बता देते हैं, मैंने बेटा आपके रिवीजन के लिए एक कंप्लीट असाइनमेंट तैयार की है और इस असाइनमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से इंडेक्स हमने कवर कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून बेटा मणिरथ, गुड आफ्टरनून बेटा चंद्रशेखर, वंस अगेन सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो इसके अंदर मैंने कुछ सिलेक्टेड इंडेक्स लिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के एंगल से इंपॉर्टेंट है। जिससे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा, मैं सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा कि हम किस तरह से इन 3 पार्ट्स के मैराथन में आपके साथ चलेंगे ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हम पूरी कर सकें। लिमिटेड टाइम के अंदर काफी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करनी है। गुड आफ्टरनून बेटा सृष्टि। अच्छा, सबसे पहले आप सबको एक बात मालूम है कि जो भी स्टैंडर्ड्स मैंने लिखे हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्स हैं उनमें बेटा आपके सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले और दूसरे आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन वाले स्टैंडर्ड्स, और इसके अलावा आपके रेवेन्यू के और लीज पर जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो मैंने मार्क कर दिए हैं, ये आपके 5 एरियाज हैं जिन पर आप अच्छी वेटेज एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर लेके चलें तो कंसोलिडेशन पर आप ऑलमोस्ट अराउंड 12 मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। हाँ, इंडेक्स 2 भी आपने बेटा रंजीत ठीक कहा, भाई इसको मैं लिस्ट से क्यों अलग करूं, इसको भी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो कंसोलिडेशन पर आप लगभग ऑलमोस्ट 12 to 16 मार्क्स की एवरेज एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। और जब मैं कंसोलिडेशन कहता हूं तो कंसोलिडेशन में हम बात कर रहे हैं इंडेक्स 110, 111 और साथ में इंडेक्स 27, 28। गुड आफ्टरनून बेटा कल, मैं बढ़िया हूं, आई होप आप भी अच्छे हैं। गुड आफ्टरनून बेटा आर।
और फिर इसी तरह से बिजनेस कॉम्बिनेशन पर भी आप इजिली 8 to 12 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन इसके अंदर लगा सकते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा रूपा। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर आप जानते हैं इस पर भी एक्सपेक्टेशन आपकी इजिली 10 to 14 मार्क्स की ऑन एन एवरेज बनेगी। और ऐसी अगर मैं इंडेक्स 115 देखूं तो आप इसके अंदर मिनिमम 6 to 8 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं और लीज के अंदर भी ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। और इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर भी आप इजिली अराउंड 8 से लेके 10 मार्क्स तक की एवरेज एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो बेटा अगर इन मार्क्स को अगर मैं ऐड कर दूं ऑन एन एवरेज तो ये बन गया 8 + 6 + 8 + 18 + 12 यानी मिनिमम आपके 52 मार्क्स इन एरिया से बनेंगे। और मैक्सिमम के अंदर अगर मैं अपनी लिमिट्स ऐड कर लेता हूं तो ये लगभग आपके 70 तक का बनता है। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 60% ऑफ द पेपर आपका बेटा इन एरिया से बनेगा। तो नेचुरली आप सोच रहे होंगे सर क्या हम पहले इन एरियाज पर एम्फोसिस करेंगे। मैं आपके साथ बेटा पहले कुछ हल्के हल्के टॉपिक्स आज रिवाइज करूंगा। दरअसल आज मेरे एजेंडा में है कि पहले मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स जैसे कि इंडेक्स 16 कवर करेंगे या आपके साथ इंडेक्स 10 कवर करेंगे, 36 और 105 इस तरह से थोड़े छोटे टॉपिक्स पहले कवर करेंगे। उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ये है कि ये छोटे टॉपिक्स की भी आपको इजीली वेटेज एग्जाम के अंदर मिनिमम 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गई। इसका मतलब अगर आप इंडेक्स 16, 36, 105 और ये बाकी सब आप इंडेक्स लेके चलते हैं तो 15 to 20 मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस इन पर आप लगा सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिए 75 to 80% पेपर हमारा उसमें से आने वाला है जो एरिया हम इन 3 पार्ट्स के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। ये तो आप भी जानते हैं 100% चीजें तो हम रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके साथ लगभग आप लगा लीजिए 80% ऑफ द इंपॉर्टेंट कंटेंट रिवाइज कर रहा हूं। रिंकल सर ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी है। नहीं बेटा आप इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये रिवीजन मैराथन जो है ये न्यू कोर्स के लिए है। रितु सर हाउ मेनी डेज एंड हाउ मेनी आवर्स आपका मैराथन रहेगा। बेटा जैसे मैंने इंफॉर्मेशन अभी दी कि हम रोज 2 घंटे लगाएंगे और 3 दिन के लिए, तो मैं आपके साथ 6 आवर्स के अंदर ये मैराथन करूंगा। गुड आफ्टरनून बेटा करिश्मा। प्रियंक सर इम्पेयरमेंट एंड ईसीएल इंपॉर्टेंट है क्या इंडेक्स 109 के अंदर। बेटा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि उसके अंदर क्या आएगा। चलिए अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दूं। ये तो बात हुई बेटा कवरेज को लेके, और अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं कि यहां पर हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चंस करेंगे। देविक सर ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा। ऑफ कोर्स ये पीडीएफ जो बेटा आपको मैंने शेयर किया है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा। अच्छा अब मैं आपको बेटा पहले बढ़ने से पहले अपनी स्ट्रेटजी यहां पर बता दूं कि मैं आपके साथ कैसे लेके चलूंगा। हम जब इसके अंदर आपके साथ स्ट्रेटजी लेके चलेंगे तो मैं आपके साथ बेटा पहले कुछ माइंड मैप क्रिएट करूंगा। मैं अभी बेटा आपको साहिल शेयर कर दूंगा, नो वरी। मैं आपको लिंक अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में कि जहां से आप ये पीडीएफ ले पाएंगे। दिग्विजय सर ओल्ड सिलेबस के लिए भी कवर रहेगा। बेटा ओल्ड सिलेबस के लिए केवल हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कवरेज कर पाएंगे, लेकिन बाकी सब कवरेज आपकी इंडेक्स न्यू कोर्स के हिसाब से है। अच्छा अब मैं आपके साथ बेटा जो कवरेज करने वाला हूं, जो मैं आपके साथ एक कवरेज का स्टाइल रखूंगा, हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में माइंड मैप्स क्रिएट करेंगे। क्योंकि कई बार कुछ बड़े काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिन पर हमको लगता है कि इन पर अटैक कैसे करना है। तो मैं आपके साथ पहले जो जिन एरियाज की डिस्कशंस करूंगा तो मैं आपके साथ पहले थोड़े से माइंड मैप्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम कुछ इनमें से सिलेक्टेड टेक्निकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिनसे अधिकतर कंसेप्ट्स आपके बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ माइंड मैप्स करूंगा, नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा, नहीं, हम आपके साथ एक कंबाइंड फैशन के अंदर चलेंगे। चलिए तो अब जरा प्रभु का नाम लेते हैं और आपके साथ अब आगे बढ़ते हैं। बेटा आपने कहा नाम है बैट्समैन, अरे बाप रे, इंडेक्स 19 पॉसिबल होगा, वहां डिफिकल्टी आती है।
बेटा कोशिश करेंगे, मैं एक काम वैसे और करूंगा, आप अपने डाउट्स भी इकट्ठे कर लीजिए। हम आने वाले पार्ट्स के अंदर कोशिश करेंगे, यदि आपको कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाउट्स होंगे तो लास्ट 15-20 मिनट्स हम अपने इन पर्टिकुलर एरियाज पर एलोकेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। जी बेटा रंजीत, जी बेटा बैट्समैन विनीत सर, इज इंडेक्स 33 इंपॉर्टेंट? यस, उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा अच्छी रहती है। चलिए, तो पहले अब जरा थोड़ी सी बेटा वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, और अब सबसे पहले आपके साथ बात करते हैं इंडेक्स 16 की। आप साथ साथ बेटा नोट भी करते जाएं, क्योंकि एंड में आपको रिवीजन के अंदर ये माइंड मैप्स काम आएंगे। ऋतु सर, वन रिक्वेस्ट, प्लीज पुट द लिंक ऑफ द रेफरेंस मटेरियल ऑन द टेलीग्राम। यस बेटा, वो मैं अभी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल डू इट डेफिनेटली इन दिस सेशन। अच्छा, अब मैं जरा आपके साथ पहले एक कंसेप्ट बेटा रिवाइज करता हूं, आप साथ साथ इसको लिखना चाहे तो प्लीज लिखिए। वैसे मैं इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम से पहले क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे तो आपको फटाफट से इसके अंदर रिवीजन करनी होगी। कुणाल सर, अपना वॉल्यूम प्लीज इंक्रीज कर दें। बेटा मैंने तो इंक्रीज कर रखा है, आप प्लीज लैपटॉप का वॉल्यूम थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देवेक सर, प्लीज ट्राई टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू अटेंड द पेपर। मैं उसके बारे में भी बेटा बातचीत करूंगा, डोंट वरी। चलिए आइए अब जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंडेक्स 16 की आपके साथ बेटा एक रिवीजन करने जा रहा हूं, और इनमें जो मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज हैं इंडेक्स 16 में वो दो हैं। नंबर एक, जिन पर आप बड़े क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनमें दो क्वेश्चन के क्वेश्चंस हैं। नंबर वन, जहां पर आपको क्वेश्चन कहता है कि आपने एक प्रोविजन बनानी है ड्रोल के लिए। क्वेश्चन आपसे कहता है जी कि आपने एक प्रोविजन बनानी है ड्रोल के लिए। ड्रोल आपको मालूम है, डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटी। मैंने बेटा उसका सवाल नहीं डाला, लेकिन हम अपने माइंड में एक फटाफट से एक मैप बना ले। आप जब प्रोविजन फॉर ड्रोल का क्वेश्चन करेंगे तो बेटा प्रोविजन फॉर ड्रोल के क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले इसके अंदर एक काम करेंगे, स्टेप नंबर 1। शुक्रिया बेटा जी। सबसे पहले आप बेटा कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के अंदर करंट एस्टिमेट। अगर आपको याद हो तो वो क्वेश्चन एक आरटीपी का सवाल है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले अपना करंट एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर कंपनी ये काम आज की डेट में कराती है तो आपको आज की डेट में क्या कॉस्ट बैठेगी, दैट इज अ करंट एस्टिमेट। तो उस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करते हैं कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उनमें आप एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेते हैं, और आपके पास एक करंट एस्टिमेट आ जाता है। ये माइंड में रखिए कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। फिर इसके बाद आपके पास आता है बेटा स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, हम इस करंट एस्टिमेट की कंपाउंडिंग करते हैं, और इसके अंदर आप कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर एस्टिमेट। आप उसकी कंपाउंडिंग करके कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर एस्टिमेट। और फ्यूचर एस्टिमेट के लिए आपने क्या करना है, जो आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर करंट एस्टिमेट कैलकुलेट कर लिया, उस करंट एस्टिमेट को जरा मुझको बेटा याद दिलाओगे, कंपाउंडिंग किस रेट पे की जाती है। आप जब इसके अंदर कंपाउंडिंग करते हैं तो कंपाउंडिंग के लिए आप इस पे कौन सा रेट इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, हम इसमें लेते हैं बेटा इन्फ्लेशन रेट। कुछ बच्चे डिस्काउंट रेट, मार्केट रेट कह रहे हैं, लेकिन बेटा हम इसमें लेते हैं इन्फ्लेशन रेट। मानसी सर, ये बोर्ड नोट्स में अवेलेबल रहेंगे टेलीग्राम पर? नहीं बेटा, ये आपको नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इनको सेव नहीं कर रहा हूं। हाँ, यदि कोई बच्चा सेव करेगा तो आपको शेयर कर देंगे। भाई कोई शेयर करेगा तो प्लीज मुझे आप शेयर करिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। गुड आइडिया। चलिए, तो ये आपका जो कंपाउंडिंग होनी है, ये आपने बेटा करनी है एट द इन्फ्लेशन रेट। ये आप इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इसकी कंपाउंडिंग कर देंगे फॉर n नंबर ऑफ इयर्स, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन एग्जामिनर दे देगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब आप इसमें करंट एस्टिमेट लेके चलेंगे तो क्या इसके अंदर जो आपके मान लीजिए कुछ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स करनी है, वो कहते हैं जी आपकी आउटफ्लो मान लीजिए उसमें थोड़ी ज्यादा होगी, तो क्या हम इस करंट एस्टिमेट में थोड़ा सा जो आपके ये कह लीजिए कुछ एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो सकती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, उसे एडजस्ट करेंगे? यस, वी विल मेक द एडजस्टमेंट्स।
अगर क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट देता है तो आप उसको एडजस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद बेटा हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर, और स्टेप नंबर 3 के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं अपना इनिशियल एस्टिमेट। याद करिए इंडेक्स 16 के अंदर वो बेसिकली आपको कहता है आज की डेट में आपने इसके अंदर इनिशियल एस्टिमेट अपने प्रोविजन फॉर डोल में इंक्लूड करना है। और बेटा इनिशियल एस्टिमेट के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर फ्यूचर एस्टिमेट कैलकुलेट कर लिया, जो आपने स्टेप नंबर 2 में फ्यूचर एस्टिमेट कैलकुलेट कर लिया, कहने से इसको अब आप डिस्काउंट करेंगे। जरा मुझे बताओगे बेटा डिस्काउंटिंग किस पे करेंगे? अंकुश कह रहे हैं एट द बोरिंग कॉस्ट। ओ माय गॉड, बैट्समैन कह रहे हैं ऑन द मार्केट रेट। ना 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 बेटा, इसकी डिस्काउंटिंग आपकी होती है एडजस्टेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं एट दी एडजस्टेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं इधर जरा एस्टेरिस्क लगा देता हूं। यस, जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड वाला रेट होता है, तो इसके अंदर आप लेंगे। और मैंने देखिए क्या लिखा, मैंने लिखा एडजस्टेड रिस्क फ्री रेट। जानते मैंने एडजस्टेड रिस्क फ्री रेट क्यों लिखा? क्योंकि अगर आपको कोई रिस्क प्रीमियम दे रखा होगा तो बेटा आप अपने गवर्नमेंट रेट के अंदर उस रिस्क प्रीमियम को एडजस्ट करके चलेंगे। तो वी विल कंसीडर द एडजस्टेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो जी, मामला फिट हो गया। इसका मतलब आप एक चीज माइंड फोकस में रखना कि जब आप प्रोविजन फॉर डोल बनाएंगे तो बेटा आपने एक 3 स्टेप प्रोसीजर लगाना है। गेट द करंट एस्टिमेट, देन स्टेप नंबर 2 गेट द फ्यूचर एस्टिमेट, जिसमें कंपाउंडिंग करनी है किस रेट पर? इन्फ्लेशन रेट पर। फिर स्टेप नंबर 3 में आपको इनिशियल एस्टिमेट चाहिए, जिसके अंदर डिस्काउंटिंग करनी है किस रेट पर? एडजस्टेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, मैं आगे बेटा बढ़ सकता हूं, इसमें थोड़ी सी चीजें और ऐड करके फिर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। डन। मुझे सर नो क्वेश्चन इन इंस्टीट्यूट मटेरियल हैज सो ऑल एस्पेक्ट्स। बेटा इन्होंने एक क्वेश्चन आरटीपी में दिया था और मैंने उसको इस 3 स्टेप प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दिया ताकि क्वेश्चन जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड आए आप उसको चुटकियों में कर जाए। आइडिया ये है। अच्छा, अब इसकी जरा आपसे जनरल एंट्रीज की बात करें। डेविड बेटा सर फर्स्ट उसमें मार्केट रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे ना? यस, जो आपका बेटा एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है, यानी कि आपने जो रिस्क फ्री रेट एडजस्ट किया है उसमें रिस्क प्रीमियम को आप इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे। करेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं बेटा इसी के केस में आपकी जो जनरल एंट्रीज होती है, और जनरल एंट्रीज में जब आपने ये प्रोविजन क्रिएट करी तो इस अमाउंट को आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कैपिटलाइज कर दिया और आपने एंट्री डाल दी पीपीई अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रोल। ये आपने एंट्री बेटा किस अमाउंट से डाल दी? दिस इज विद द इनिशियल एस्टिमेट जो आपने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया। ठीक है ना जी? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एट एवरी ईयर एंड एक कंसेप्ट लगता है जो इंडेक्स के अंदर हम बार बार सुनते हैं। एक कंसेप्ट आपका अप्लाई करता है, वेरी गुड, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। क्या बात है? तो एवरी ईयर एंड आप इसके अंदर एक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो जब आप इसमें अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो मुझे बेसिकली एक फाइनेंस चार्ज इसके अंदर एट्रीब्यूट करना होता है। तो हम एंट्री साल के एंड में डालते हैं फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रोल। वेरी गुड। तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड कर देंगे और ईयर एंड पर आप इस पर अपने फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करेंगे। बेटा ये जो आपने फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट किया, जरा मुझे बताएंगे ये आप किस रेट पर इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे? इन्फ्लेशन रेट या फिर जो एडजस्टेड रिस्क फ्री रेट है? राइट बेटा सृष्टि। तो हम इसके अंदर जो आपने एडजस्टेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रखा है उसके बेसिस पे लेते चलेंगे। चलिए, ये काम तो हो गया। अब बेटा मैंने तो कुछ किया, कुछ आपको भी करना है। सर हमको क्या करना है? बेटा आप अब क्या करेंगे, आज इस सेशन के बाद वो क्वेश्चन रिवाइज करना जो इंस्टीट्यूट ने इस पर दे रखा है। तो इससे क्या होगा, एकदम कंसेप्ट पक्का हो जाएगा, है ना जी? बहुत बढ़िया।
देविक सर वो एमटीपी में है, यस वो आपके बेटा आरटीपी या एमटीपी, हाँ मेरे ख्याल मॉक टेस्ट पेपर के अंदर आया था। बहुत अच्छे, चलो अब मैं आपके साथ बेटा बढ़ता हूं आगे। हमने इस पर तो कोई सवाल नहीं डाला क्योंकि समय कम है, लेकिन बढ़ना आगे है। अच्छा अंकुश कह रहे हैं सर कौन से एमटीपी के अंदर है। लो बेटा मैं आपको ये भी बता देता हूं, आप साथ में इसको भी नोट कर ले। अब आप इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो आपको बेटा मिलेगा एमटीपी अक्टूबर 19 इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएगा। अक्टूबर 2019 का मॉक टेस्ट पेपर है जी, राइट बेटा हर्ष। अच्छा अब मैं जरा आपके साथ बढ़ता हूं जी आगे। अब मुझे इस पर सवाल करने में इंटरेस्ट नहीं है, अब मेरा इंटरेस्ट आपके साथ है बेटा इस एरिया पे काम करने के लिए जहां पर देयर आर चेंजेस इन रोल। अब मेरे माइंड में चल रहा है कि अगर देयर आर चेंजेस इन रोल तो फिर आपने क्या करना है। सो इफ देयर आर चेंजेस इन रोल यानी डीकमिशनिंग लाइबिलिटी के अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो फिर आपने कैसे चलना है। बट मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी एक्सपेक्टेड एरिया। बात यह है कि सीए इंस्टीट्यूट ने आज तक इस एरिया पे अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं, तो मुझे लगता है कि अब इसका नंबर लग सकता है। तो इसको जरा ध्यान से रिवाइज करते हैं, फिर इस पर आपके साथ एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन भी करेंगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस एरिया पे कंफ्यूज होते हैं और आपके साथ इसकी एक रिवीजन की जाए। भाई पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप चेंजेस इन रोल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि इंड एज के अंदर जो अपेंडिक्स ए है वो इससे डील करता है। विनीता बेटा आपने कहा सर आई हैव सीन ऑल योर आरटीपी एमटीपी सीरीज, यू आर द बेस्ट सर फॉर डूइंग दिस। थैंक यू बेटा सो मच। आई विश आई विल गेट एग्जामिशन नाउ, सुपर। और मुझे जरूर बताइएगा अपना रिजल्ट, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। चलिए अब इसके अंदर हम जब बेटा बात करते हैं चेंजेस इन रोल की तो सबसे पहले आपके माइंड में एक सवाल आता है कि कंपनी इसके अंदर क्या कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रही है या कंपनी इसके अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रही है। अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर अपनी अकाउंटिंग करते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यह चेक करना पड़ेगा कि कंपनी अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए कौन सी अकाउंटिंग अप्लाई कर रही है। अगर उन्होंने कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया तो बड़ा अकाउंटिंग बड़ी सिंपल और सीधी है। अगर मान लीजिए आपकी डीकमिशनिंग लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है या आपकी डीकमिशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, अगर आपकी डीकमिशनिंग लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो बेटा फिर आप एंट्री डालते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कैरे से टू प्रोविजन फॉर ड्रॉ। फिर आपकी सीधी सीधी एंट्री बन जाती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रॉ। लेकिन अगर आपकी डिक्रीज कर जाती है तो सब उल्टी एंट्री कर देते हैं, प्रोविजन फॉर ड्रोल उसको डेबिट कर देते हैं और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आपने इसके अंदर क्रेडिट कर दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, कहने से जब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो बेटा आपको यह ध्यान करना पड़ेगा कि आप अपने पीपीई को उससे ज्यादा क्रेडिट नहीं कर सकते जितना उसका कैरिंग अमाउंट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी लायबिलिटी का डिक्रीज आपके कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट से ज्यादा है तो बेटा फिर आप इस एंट्री में वो डिफरेंस कहां डालेंगे? वेरी गुड, आप बैलेंसिंग फिगर के अंदर ले लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर आप बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में डाल देंगे। बहुत बढ़िया। तो कॉस्ट मॉडल तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट हो गया, शायद इसीलिए इंस्टीट्यूट इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। अच्छा अब आते हैं बेटा रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर जो हमको कभी कभी दुख करता है। आइए इसको हम अपने सुख में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको जरा रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाऊं। लिख चुके हैं तो बेटा एक डन का मैसेज देंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए जी सुपर। अजय सर एडवांस अकाउंट्स का भी मैराथन लीजिएगा। बेटा फिलहाल तो एफआर का ले रहा हूं देखते हैं। चलिए आइए अब आपके साथ बढ़ते हैं बेटा रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर। इट इज वेरी सिंपल नाउ। बेटा बहुत से बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। आप अपने माइंड में एक चीज रखना कि आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है। अब ये क्वेश्चन जो आपने पूछना है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी लायबिलिटी में इंक्रीज है
या आपकी लाइबिलिटी के अंदर डिक्रीज है। रंजीत सर, मेन मैराथन के बारे में सोचा नहीं था कि आपकी शेड्यूल क्लास देखी। ओ चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करती है और उसके अंदर वो आपको कहता है कि लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, तो कहने से लायबिलिटी इंक्रीज कर गई तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना, इज देयर अ रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस अवेलेबल। वेरी गुड बेटा करिश्मा, आप अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस अवेलेबल है। ये बड़ा जरूरी है कि आपके माइंड में वो राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन क्लिक करे कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या कंपनी के पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस अवेलेबल है। अगर आंसर आया यस या आंसर आया नो, अगर बेटा आंसर आ गया यस तो मैं अपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस यूटिलाइज करना है। और अगर मान लीजिए आपकी लायबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप बाकी डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे और अपनी प्रोविजन को इसके अंदर क्रेडिट कर देंगे। ये आगे जी प्रोविजन फॉर ड्रोल। इसका मतलब आपने एक सवाल पूछना है, क्या आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है, जितना अमाउंट अवेलेबल है उतने के लिए ओसीआई को डेबिट कर दो, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर बेटा आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल नहीं है, तो मुझे बताओ कि फिर मैं किसको डेबिट करूं। अपनी प्रोविजन को रिकॉर्ड करने के लिए वेरी गुड, फिर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, काम खत्म। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि अगर आपकी बेटा लायबिलिटी मान लीजिए डिक्रीज कर जाती है, तो फिर आपने अपने माइंड में एक और फोकस चलाना है। कहने से अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कर गई तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, डिड वी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अर्लियर। डिड वी डेबिट दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अर्लियर। क्या कंपनी ने पहले कभी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया था रिवैल्यूएशन के चक्कर में। एट द एंड ऑफ द डे एक बात आप अपने माइंड में अच्छे से रख लें, क्या मैं आपसे बेटा ये कह सकता हूं कि चेंज इन द प्रोविजन फॉर ड्रोल इज एज गुड एज अ रिवैल्यूएशन चेंज। बोलो हाँ कि ना। क्या हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन द प्रोविजन ऑफ ड्रोल इज एज गुड एज रिवैल्यूएशन। ऑलमोस्ट सेम के बेटा 100% सेम है। सो चेंज इन ड्रोल इज as good as revaluation. It is as good as a revaluation in the books of accounts. हर्ष कहने से रिवर्सल is equal to what is previously recognized। बिल्कुल सही। इसका मतलब कभी भी आपको दिमाग में ये क्लिक ना करे कि साथ प्रोविजन फॉर ड्रोल में चेंजेस है तो मुझे क्या करना है, फटाफट से अपने रिवैल्यूएशंस के कंसेप्ट को याद कीजिए। तो हम अपने आप से पूछेंगे, डिड वी डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस अर्लियर। तो बेटा आंसर या तो आएगा यस या आंसर आएगा नो। अगर आपका आंसर आ गया यस कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को पहले डेबिट किया था, तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर ड्रोल को पहले डेबिट कर दूं। कहने से प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर दूं। कितना क्रेडिट कर दूं, कहने से टू द एक्सटेंट ऑफ द अर्लियर डेबिट। मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ द अर्लियर डेबिट। और फिर भी मान लो कोई फर्दर इंक्रीज रह गया तो बेटा फिर उसको किधर डालूं। यस ये राइट बेटा, उसे हम ओसीआई के अंदर डाल देंगे। अगर कोई फर्दर इंक्रीज बना तो उसे आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दें। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कहा जी मैंने तो प्रॉफिट एंड लॉस कभी डेबिट किया ही नहीं था, तो कहने से फिर आप अपने प्रोविजन को डेबिट करके राइट बेटा इसको हम सारा का सारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल देंगे। अब आप लोग कहेंगे सर ये सब देखने में कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी फील आती है, जर्नल एंट्री देख के लगता है मुझको सब कुछ आता है। सर लेकिन इस पे क्वेश्चन कराओ ना। क्या भाई इस पर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने सिर्फ माइंड मैप्स तो नहीं बनाने हैं। हाँ सब लोग कह रहे हैं सर इस पर एक क्वेश्चन कराइए। बैट्समैन कह रहे हैं सर व्हाट इज देयर इज अ चेंज इन द एडजस्टेड रेट, विल दैट चेंज द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर ड्रोल। बेटा अगर आपने
अपने स्टेप नंबर 3, अच्छा आपने कहा अगर डिस्काउंट रेट इसके अंदर चेंज होता है, बेटा दिस चेंज इन प्रोविजन इज ड्यू टू एनी पैरामीटर्स जो आपके डोल की प्रोविजंस की कैलकुलेशंस में जाती है। ठीक है ना जी? यस इट इज कवर्ड। गुड आफ्टरनून बेटा अपूर्व। चलो अब जरा आपके साथ बेटा बढ़ते हैं आगे। आइए अब आपके साथ एक क्वेश्चन करते हैं। मैं बेटा कॉस्ट मॉडल का क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो करूंगा रिवैल्यूएशन मॉडल का क्वेश्चन। मुझको वैसे भी जरा अच्छे अच्छे भयानक क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लगते हैं और इसको हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे आपके साथ साथ। आइए जी पढ़ते हैं। An entity has a nuclear plant and a related decommissioning liability. हाँ right बेटा अबू। The nuclear power plant started operation on 1st April X1. The plant, अच्छा अब मैं एक बात बेटा आप सबको पहले बता दूं, जानते हो एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात सीए के अंदर मुझे ऐसा लगता है जो मुझे आप सबको कहनी चाहिए। मैं कई बार बच्चों को कहता हूं कि आपको अपने अपने क्वेश्चन तो बड़े ध्यान से पढ़ना ही है, वो तो ठीक है वो तो सही है बेटा। कभी कभी एग्जामिनेशन सिस्टम ना आपके नर्वस सिस्टम का टेस्ट लेते हैं, वो ये नहीं जानना चाहते कि आपको कितना आता है। आता तो सब बच्चों को सब कुछ है, लेकिन वो आपके नर्वस सिस्टम का टेस्ट लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या आप प्रेशर झेल सकते हैं। तो बेटा एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप एकदम कूल माइंड से जाइए, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स माइंड से आपको जो चीजें हैं आराम से होंगी। जब आप टेंशन में आते हैं तो टेंशन में आती आई हुई चीजें आप भूल जाएंगे। तो इसका मतलब माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, रिलैक्स से क्वेश्चन को पढ़िए और उसे सॉल्व कीजिए। अमित सर फॉरेन एक्सचेंज कब कराओगे? बेटा सब कुछ कराएंगे, आप टेंशन मत लो। आपको काफी चीजें कराएंगे जिसके अंदर इन 6 घंटे के अंदर बहुत वैल्यू एडिशन आपको मिलेगी। ये मेरा आपसे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का वादा है चलिए जी आइए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे जी एंटिटी हैज अ न्यूक्लियर प्लांट एंड अ रिलेटेड डीकमिशनिंग लायबिलिटी। The nuclear power plant started on 1st April X1. बेटा गर्मा ओल्ड कोर्स के लिए नहीं है, आप बेटा इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कर पाएंगे, बट मेनली हम न्यू कोर्स की बात कर रहे हैं। The plant has got a life of 40 years and the initial cost is 1,20,000. This included an amount of decommissioning of 10,000. आपने जो प्लांट परचेज किया उसमें 10,000 रुपए आपके decommissioning liability already included है, which represented 70,400 in the estimated cash flow payable in 40 years discounted at a risk adjusted rate of 5%. अब मुझे आपसे ना सवाल पूछना है, मैं क्या करूं, मुझे ना क्वेश्चन पूछने की भी बहुत आदत है। बेटा मुझे ये बताइए कि 70,400 को आप क्या नाम देंगे? इज इट द करंट एस्टिमेट, इज इट द फ्यूचर एस्टिमेट और इज इट द इनिशियल एस्टिमेट? वेरी गुड बेटा सृष्टि, ये आपके पास बन गया जी फ्यूचर एस्टिमेट। नहीं बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नहीं है, राइट बेटा मंजे, राइट बेटा सोनू, इट इज अ फ्यूचर एस्टिमेट। कहने से ये जो 10,000 आपको दे रखा है, ये 10,000 क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू है आपके फ्यूचर एस्टिमेट की, तो ये आपका है इनिशियल एस्टिमेट, राइट। आइए आगे देखते हैं जी। The entity's financial year ends on 31st March. Assume that market-based DCF valuation is obtained. It includes an allowance of 11,600 for decommissioning cost, which represents that there is no change to the original estimation. After the unwinding of 3 years discount, on 31st March 2000 X5, the entity estimates as a result of technological advances, the present value of decommissioning liability decreased by 5,000. The entity decides that a full valuation of the asset is needed in order to ensure that the carrying amount does not materially differ from the fair value. The asset is now valued at 1,07,000, which is net of allowance for the reduced decommissioning obligation. फिर उसने आपसे कहा, how would the entity account for the decommissioning changes in liability if it adopts a revaluation model?
रंजीत सर, इज दिस वैल्यूएशन एट द करंट डेट? जो बेटा 10,000 आपको दिया है वो आपका इनिशियल एस्टिमेट है। चलिए अब आपके साथ बेटा मिलकर ये सवाल करेंगे। आइए अब जरा इस क्वेश्चन को करें। आप भी इस सवाल को अपने सामने रखिएगा और आपके साथ साथ क्वेश्चन किया जाए। बेटा ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके अंदर सवाल में एक टाइम स्केल बनाएं। क्वेश्चन को इजीली अटैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसके अंदर एक टाइम स्केल क्रिएट करें। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 61 था ना जी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर बेटा इसमें एक टाइम स्केल क्रिएट करेंगे। आप पहले एग्जामिनर को डेटा ऑर्गेनाइज करके दो, इससे आपको भी क्वेश्चन करने में आसानी होगी और एग्जामिनर को भी हम सही आंसर दे पाएंगे। आइए अब जरा एक एक करके जरा क्वेश्चन में डेटा ऑर्गेनाइज करें। आप इसको बेटा नोट करते चले। सबसे पहले उसने आपको दिया, आपका प्लांट ऑपरेट होना शुरू हुआ बेटा 1 अप्रैल X1 को, और उसने आपको दे दिया कि इस प्लांट की जो आपको इनिशियल कॉस्ट दे रखी है, ये बेटा आपको दे रखी है 1,20,000, और इसके अंदर एक प्रोविजन फॉर ड्रोल का अमाउंट आपको ऑलरेडी दे रखा है, और ये उसने आपको दे रखा है इट इज 10,000। इसमें इनिशियल एस्टिमेट आपका 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर इसके बाद उसने आपको आगे इंफॉर्मेशन दी, फाइनेंशियल ईयर हम 31 मार्च को बंद करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च X2 को आ, फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर 31 मार्च X3 आ गया, फिर इसके बाद 31 मार्च X4 आ गया, और फिर इसके बाद आपके पास 31 मार्च X5 आ गया। इसके आगे का डेटा नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको जरा लेके आगे बढ़ते हैं। तो बेटा उसने सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी। वो कह रहा है एज्यूम दैट मार्केट बेस्ड DCF वैल्यूएशन आपको मार्च X4 में दे रखी है। इस डेट पर कंपनी ने DCF टेक्निक लगाई, और DCF टेक्निक के बेसिस पर वो कह रहे जी आपकी वैल्यूएशन 1,15,000 आ गई। ये आपकी वैल्यूएशन आ गई 1,15,000, एंड दिस इंक्लूड्स द ड्रोल। वो कह रहे जी इसमें जो आपकी प्रोविजन है, ये आपकी प्रोविजन आपको दे रखी है बेटा 11,600, राइट। फिर इसके बाद उसने आपको दिया that there is no change in the original estimate after unwinding। तो अभी तक कोई चेंजेस आपके नहीं हुए। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर प्रोविजन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, तो ये जो आपने 1,15,000 कैलकुलेट किया, ये क्या कैलकुलेट किया? इज इट द रिवैल्यूएशन विच इज डन एज पर Ind AS 60? क्या कंपनी ने इनडायरेक्टली रिवैल्यूएशन करी है? यस, कंपनी ने सिर्फ इसके अंदर रिवैल्यूएशन अप्लाई की है। मार्च X5 में अब वो आपको डेटा देता है कि कंपनी ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में इवैल्यूएट किया कि आपकी जो प्रोविजन फॉर ड्रोल है दैट विल डिक्रीज बाय, ये कह रहे जी आपकी लायबिलिटी 5,000 से डिक्रीज कर जाएगी इन द ईयर X5, और कंपनी ने यहां पर फिर से अपने एसेट की फेयर वैल्यूएशन कर ली, और जो फेयर वैल्यूएशन आपको दे रखी है, ये दे रखी है जी 1,07,000। ये उसने आपको दे दिया, इट इज 1,07,000 विच इज नेट ऑफ द अलाउंस। लो जी, सारा डेटा हमारा ऑर्गेनाइज हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं हमको दे रखा, दिस इज डन। ओके, आइए अब जरा आपके साथ बड़ा क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा एंड वील डू इट इन अ वेरी इजी मैनर। चलिए, ये टाइम स्केल बेटा नोट कर चुके हैं, तो मुझे एक डन का मैसेज दीजिए, फिर मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं। चलिए, डन, ओके। तो सबसे पहले अब हम एक काम करते हैं बेटा, शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल X1 से। कैसे से 1 अप्रैल X1 को आपने एंट्री डाली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कैसे से टू बैंक और टू प्रोविजन फॉर ड्रोल। तो मैंने एक एंट्री डाली टू बैंक और टू प्रोविजन फॉर ड्रोल। कहने से बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? कहने से आपने 1,20,000 का एसेट परचेज किया इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ड्रोल, तो ये बन गया जी 1,20,000। बढ़िया। अब बेटा बैंक के अंदर कितनी फिगर आएगी ये आप मुझे बताएंगे। 1,20,000 में 10,000 की आपकी प्रोविजन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वेरी गुड। तो ये बन गया जी 1,10,000।
और इसके अंदर आपने 10,000 रुपीज अलग से अपने प्रोविजन फॉर ड्रोल के रिकॉर्ड कर दिए। गजब। अब मैं आ गया बेटा ईयर एंड 31 मार्च X2। ये आपकी आ गई इंफॉर्मेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिस दिन आपने अपना एसेट परचेज किया। अब हम आगे बेटा मार्च X2 द फर्स्ट बैलेंस शीट डेट। कहने से अब मुझको इसके अंदर बेटा दो काम करने हैं। एक मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, राइट, और एक मुझे इसके अंदर अपने अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कंसेप्ट में अपनी फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, राइट। तो बेटा अब जरा इसके अंदर एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक एंट्री डालते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये आ गई जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। कहने से टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब बेटा डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? हमारे एसेट की लाइफ 40 इयर्स की है, तो इसका मतलब 1,20,000 का एसेट विद अ जीरो स्क्रैप वैल्यू और 40 इयर्स की लाइफ लेके चले तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपकी बन गई जी 3,000। वेरी गुड। तो 3,000 की आपने अपनी एनुअल डेप्रिसिएशन इसमें डाल दी, राइट बेटा हो जाता। और फिर इसके बाद हमने एक एंट्री डाली फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट। फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रोल। कहने से अब इसके अंदर आपने अपने अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट को लगा लिया। अब बेटा अनवाइंडिंग के लिए डिस्काउंट रेट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? हर्ष कह रहे सर डज इट मैटर इफ यू चार्ज द डेप्रिसिएशन टू पीपीई और क्रिएट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि टेक्निकली देखा जाए तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करनी चाहिए, राइट। तो ये आपने 5% पर इसकी अनवाइंडिंग शुरू कर दी, तो बेटा इस पर 5% आपके पास बन गया कितना? इट इज 500। वेरी गुड। अब बेटा एक चीज जो बहुत से बच्चे नहीं करते और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक देता हूं जो आपको करनी चाहिए। सर वो क्या? बेटा यहां पर आप एक काम करो, जैसी आपका ईयर कंप्लीट हो, एक ग्रॉस ब्लॉक, उसमें से आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसमें से आपकी प्रोविजन फॉर ड्रोल, इनको माइनस करके एक नेट फिगर अपने पास कैलकुलेट करके रखो, बड़ी काम आएगी। वैसे क्या आप ऐसा करते हैं? ये सवाल आपने पहले भी किया होगा, लेकिन कभी कभी एंड में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने में जीवन में कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा मेरी मानो दिस ट्रिक विल हेल्प यू अ लॉट। आप एक काम करें, जैसी ईयर एंड हो इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर लो। तो बेटा आपका ग्रॉस ब्लॉक कितना आ गया? कहने से 1,20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी कितनी आ गई? कहने से 3,000। और बेटा प्रोविजन फॉर ड्रोल कितनी आ गई? आप बताओ। 10,000 की प्रोविजन थी, उस पर आपने 500 की अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट लगाई, राइट। तो ये आपके पास नहीं बेटा रंजीत ऐड हो जाएगी बेटा, 10,500 बन गई, ये बन गई आपकी 10,500। अब बेटा मुझे जरा इसकी नेट फिगर बताओ जी कितनी आ गई? ये आ गई जी 106,500। ये आप साथ साथ कर लो, इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा, ये तो बेटा हमारा हो गया मार्च X2। क्या मैं इसी को रिपीट टेलीकास्ट कर दूं फॉर द ईयर मार्च X3? क्या कहते हो? क्या मैं मार्च X3 में इसी की रिपीट टेलीकास्ट कर दूं? कर दो सर, कर दो। लो भाई, तो आपके लिए मार्च X3 में इसको रिपीट टेलीकास्ट कर देते हैं। तो बेटा क्या मैं थोड़ा समय बचाने के लिए मैं बिना एंट्रीज के अमाउंट्स लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं? कर दो सर, कर दो। चलो भाई, तो थोड़ा समय बचा लेते हैं। तो आपकी एंट्रीज सेम टू सेम रहेंगी, लेकिन उन एंट्रीज के अमाउंट्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो एक तरफ आपकी डेप्रिसिएशन का अमाउंट और एक तरफ आपके फाइनेंस चार्ज का अमाउंट। एग्जाम में ऐसा मत करना, मतलब एग्जाम में आप एग्जामिनर को कहोगे भाई मैंने आपको कह दिया एंट्री इज सेम, लो भाई अमाउंट आपको दे देता हूं। वो कहेगा लो भैया मुझको 6 महीने के बाद मिलना, मैं बताऊंगा एंट्री सेम कैसे होती है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन तो बेटा आपकी 3,000 की 3,000 ही रहेगी, लेकिन अब मुझे आप फाइनेंस चार्ज बताओ आपका कितना बनेगा? कहने से अब आप क्या 10,000 पर 5% कैलकुलेट करेंगे, या जो आपकी क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोविजन है उस पर 5% कैलकुलेट करेंगे? क्या बात है, सब बच्चे एकदम जोरदार तैयारी करके आए हैं। ये आपके पास बन गया कितना बेटा? 525।
सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंस चार्ज 525। लेकिन हम एक काम करते चलेंगे, जो मैंने आपसे कहा। अब आप एक काम करो बेटा, सबसे पहले अपने ग्रॉस ब्लॉक और इसके अंदर आप अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इसमें से आप अपनी प्रोविजन माइनस करके इसके अंदर एक अमाउंट कैलकुलेट कर लो जो आपका नेट ब्लॉक है। मैं आपको कहूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साहब, जो आपको ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना ग्रॉस और नेट ब्लॉक निकालने की, दिस इज सुपर सेवर, यही आपको बेटा जीवन में बचाएगी। तो मेरे पास ग्रॉस ब्लॉक तो आ गया जी 1,20,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी बन गई जी 6,000 और आपकी प्रोविजन बेटा कितनी बन गई है। हाँ, इसको बेटा वर्किंग नोट में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास आ गया बेटा 11,025 और इससे आप जरा अमाउंट कैलकुलेट कर लें। लेकिन एक बात आपको बता दूं, पता कुछ बच्चे अपने सामने स्टडी मटेरियल खोल के बैठे होंगे, है कि नहीं, और स्टडी मटेरियल खोल के कहेंगे सर 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 मेरा आंसर स्टडी मटेरियल से मैच नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई चीटिंग कर रहे हो, ना 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 ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप कोई चीटिंग कर रहे हो। मैं बेटा ये कह रहा हूं कि कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं, कहते हैं सर इंस्टीट्यूट का आंसर मैच नहीं कर रहा हमसे। तो बेटा मैं आपको बताता हूं कि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में एक छोटा सा काम किया है ताकि आपको बाद में रिवीजन में कंफ्यूजन ना हो। दरअसल उन्होंने क्या किया कि जितनी भी फिगर्स आपकी क्वेश्चन के अंदर आएंगी उन्होंने इन सारी फिगर्स को राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट 100। सर ये कहां लिखा है? ये बेटा कहीं नहीं लिखा। सर ये फिर आपको कैसे पता चला? भाई कभी कभी सॉल्यूशन को देख के पता चलता है कि आंसर के अंदर ये करना था। ओहो, तो बेटा एक काम करते हैं, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ये लिख के दे दिया दैट द फिगर्स आर टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। तो बेटा मुझे अब बताओ कि अगर इसको मैं राउंड ऑफ करता हूं टू द नियरेस्ट 100 तो इसको आप कितना लेके चलोगे? राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। वेरी गुड, ये बन गया जी 500। सुपर। देवक सर आप आंसर बताते हो फिर स्टडी मटेरियल देखते ही नहीं। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर भी हमने इसमें एक चीज डाल दी। मोहित कह रहे सर एक बार प्रोविजन को माइनस करने का रीजन क्लियर कर दे। बेटा वैसे तो प्रोविजन आपकी बैलेंस शीट में अलग से लायबिलिटी साइड पर आएगी, लेकिन ये मैंने बेसिकली क्या किया, कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेशंस किए हैं, क्योंकि ये